लगातार हम चर्चा बजट को लेकर कर रहे हैं कि आखिर बजट में क्या खास आज हो सकता है। 1 घंटे का महज वक्त और बचा है जब वित्त मंत्री यहाँ पर दिया कुमारी बजट पेश करेंगे। चलिए कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुख करते हैं। हमारे साथ मुरारी लाल जांगिड़ जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। मुरारी जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मुरारी जी आपसे बात करूंगी क्योंकि बार बार फिर वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जब प्राथमिकता की बात आती है कि बजट में हम क्या दें तो उनके प्राथमिकता में किसान रहता है। हमेशा किसान के हित की बात करना, किसान को मजबूत करना, फिर भी किसान परेशान है, किसान के को जो चाहिए मिल नहीं पाता है बजट से। इस बार क्या उम्मीद आप लेकर बैठे हैं? सबसे पहली जो किसान की मांग है पानी की समस्या है जी। तो ईआरसीपी जो राम जल सेतु का जो नाम दिया है, बहुत खुशी की बात है ये। तो इसको यदि बजट का बड़ा प्रावधान मिलता है और काम की शुरुआत होती है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और ये किसानों का सबसे बड़ा तोहफा होगा किसानों के लिए कि ईआरसीपी जो वर्तमान में जो उसको राम जल सेतु को नाम दिया गया इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए और काम शुरुआत की जाए इसकी। ठीक है। और कुछ, क्योंकि किसान कहता है कि हम तो इस चाहते हैं कि हमें इस काबिल बना दी जाए कि हम भी टैक्स भरें, हम कोई चीज फ्री की नहीं चाहते हैं। कई किसान नेताओं से भी हमारी बात हुई है। क्या कहते हैं मुरारी जी कि और क्या चीजें, क्या समस्या है जो सबसे ज्यादा किसान उसको फेस कर रहा है पानी के अलावा भी? पानी के अलावा मैं आपको बताऊं कि जो 12 लाख रुपए का जो आयकर का व्यवस्था की है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य है। और ऐसा है कि किसान तो आमदनी होगी तो आयकर देना सब चाहेंगे, बहुत खुशी की बात है ये तो। लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं किसानों की समस्या समझाता हूं मैं आपको। जी। जैसे नागौरी बैल, नागौरी गाय का प्रसिद्ध है। हम जब ऐसा है कि हमारे बाप दादे भी सुनते आए इस बात को कि नागौरी बैल लाएंगे, ये पर्वतसर के मेले से लाएंगे। आज स्थिति ये है कि नागौरी जो नस्ल है वो क्या समाप्त होने को है। मैडम मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है इसका जी। कि एक गाय ब्याई आज, वो 15 महीने बाद में 18 महीने बाद में दोबारा हरी होकर दोबारा ब्याएगी। अब राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है कि 3 साल से पहले का छोटा जो बछड़ा होगा वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसा है कि एक गाय के 3 साल में 3 बछड़े हो गए। जो बछड़ी हो गई वो तो मतलब ऐसा है कि बहुत बढ़िया सेवा होती है उसकी। तो किसान चाहता है कि मेरी घर की गाय तैयार हो जाएगी ये और बहुत हमें तरक्की देगी और ऐसा है कि इससे हमारी समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन जब बछड़ा हो गया और बछड़े हो गए, जैसे 10 गाय हैं और 3 साल में 20 बछड़े हो गए और 3 साल से पहले अपन को बेच नहीं सकते, राजस्थान से बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इससे तर क्योंकि बजट में बात करा दी थी हमारे साथ लगातार बनी और अभी मुरारी लाल जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सामने से तो नजर आता है किसान को एक दो चीज चाहिए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है, समस्या उनके लिए। लेकिन ये एक एंगल है आदित्य जिस पर हम बात कर रहे थे, अलग अलग विभागों को लेकर, जरूरतों को लेकर। लेकिन एक दूसरा एंगल है राजनीतिक दृष्टिकोण। क्या नजर आएगा इस बजट पे? दूसरा बजट है, चुनाव है नहीं, सरकार पर किसी तरह का प्रेशर है नहीं, ऐसे काम भी करने हैं जो जब 5 साल पूरे हो तो हम उसे बता भी सके कि हमने क्या क्या किया। किस लिहाज का ये लिहाज का बजट रहने वाला है राजनीतिक दृष्टिकोण से? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा राजनीतिक लिहाज से। अक्सर होता क्या था कि जब किसी भी सरकार का आखिरी 2 साल बचते थे तब बजट एक बड़े तरीके से आता था। लेकिन इस बार, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनोवेशन करती है, मैं दिल्ली के लिहाज से बात कर रही हूँ, और एक मैंने चीज दिल्ली में रहकर ये देखी कि जो नए मुख्यमंत्री जहां बनाए गए हैं, जो नए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट उन मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। क्योंकि कई बार कहा जाता है एक्सपीरियंस है वो, पर उनको दिल्ली एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट देती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये बजट है, ये भले ही राजस्थान में बना है, वही पुराने निर्माता हो, बजट नया है, जो भी है, लेकिन इसका पीएमओ पर पूरा इसका कंट्रोल रहा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 मिथ्या टूट चुकी है। पहला कि सिर्फ चुनावी साल के दौरान ही बजट अच्छा आता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब देश का आम बजट आया तो उसमें तोड़ दिया। क्योंकि दिल्ली ने किस तरीके से जब जो 12 लाख का स्लैब का जो छूट दी है,
तो ये बात टूट गई है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 2024 से पहले इस तरह का बजट आता या आने वाले समय में इस तरह का बजट आता। दूसरी बड़ी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां पर अशोक गहलोत ने छप्पड़ फाड़ कर बजट दिया अपने कार्यकाल में, उसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाई उनके पार्टी, ठीक वैसे ही उसका विपरीत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट दिया, 12 लाख की स्लैब की छूट दी और दिल्ली में 27 साल बाद उन्होंने जीत ली। तो ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है राजनीतिक लिहाज से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे डबल इंजन की सरकार होती है वैसे ही ये डबल इंजन वाला बजट होगा। आधी चीजें ऐसी होंगी जो कि ग्रीन बजट के लिहाज से होंगी, जो डबल इंजन के लिहाज से होंगी, जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक का, या प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके साथ हैंड इन हैंड आगे कैसे बढ़ेंगी। दूसरी बड़ी बात है, राइजिंग राजस्थान की कई ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे कोई निवेश करना चाहता है तो उसको इजी क्लियरेंस कैसे दिया जाए, निवेशकों के लिए आसान कैसे बनाया जाए। ये बजट निवेशक फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि देखिए बात यह है कि जब दिल्ली में भी बजट आया, आम बजट, तो सवाल यह था कि टैक्स स्लैब हट गया, कितने बड़ी संख्या में टैक्स हट गए, तो जीएसटी से आदमी का आमदनी क्या होगी। खर्चा तो आपने बता दिया, आमदनी क्या होगी। वही राजस्थान पे लिहाजा, थोड़ी देर पहले मैं निर्मल जी को सुन रही थी, उन्होंने टैक्स की बात कही कि इस तरीके से पेट्रोल पे वैट वाली बात है या शराब का जिक्र है, यही वो जरिए है जहां से पैसा आता है। तो जाहिर तौर पे ये हैंड इन हैंड पीएम और पीएम का जो विजन है उसके साथ वाला बजट होने वाला है। इसमें राइजिंग राजस्थान के निवेशकों के लिए आसान बनाया जाएगा, ग्रीन एनर्जी, सोलर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। तो ये तमाम उन लिहाज से बजट महत्वपूर्ण होगा जो एक और बार इमेज क्रिएट करेगी भजनलाल सरकार की, दिया कुमारी की। इसलिए ये बजट महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो केंद्र के बजट में है, उसको आगे राजस्थान कैसे बढ़ाएगा, गांव गांव घर घर तक कैसे लेकर जाएगा। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही योगेश जी। अब निवेश को लेकर भी, और जिससे सावित्री में जिक्र कर हम बात भी कर रहे थे, राइजिंग राजस्थान के बाद उम्मीद बहुत ज्यादा है। निवेश को लेकर भी आपको लगता है कि बड़ी घोषणा होगी जिससे उद्योगों को या उद्योग से जुड़े लोगों को बेनिफिट मिलेगा? निवेश के लेकर जो घोषणाओं की बात है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनको धरातल पर लाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं उनको गति दी जाएगी। मेरी जानकारी में बात आई है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के स्तर पर भी और रीको के चेयरमैन और कमिश्नर इंडस्ट्री के स्तर पर भी मासिक रूप से बैठकें हो रही हैं और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि ये जो एमओयूज हुए हैं उनकी धरातल पर आने की गति क्या है, उसमें क्या अवरोध हैं और उन अवरोधों को कैसे दूर किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जैसे पहली अपने वर्ष में और ये राइजिंग राजस्थान जैसी इवेंट ऑर्गेनाइज की है, इससे स्पष्ट ये नज़र आता है कि उनकी मानसिकता ये है कि ये वास्तव में राजस्थान का विकास होना चाहिए और एमओयूज धरातल पर आना चाहिए, जो कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो उसको लाने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए, कोई सहयोग विशेष नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को ये चाहिए कि जो भी रास्ते में रोड़े आते हैं, बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स को दूर कर दिया जाए और जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक रूफ के नीचे सारी फैसिलिटीज मिले, सिंगल विंडो सिस्टम जो हो, उसको वास्तविक रूप से इन स्पिरिट इंप्लीमेंट यदि कर दिया जाए, सारे रोड़े दूर कर दिए जाएं, अवरोध हटा दिए जाएं, तो इंडस्ट्री, यहाँ के हमारे उद्यमी हैं वो बहुत ये पराक्रमी हैं, जैसे शूरवीर हैं, उसी प्रकार से इन्होंने ये भी अपनी शूरवीरता दिखाने में कम नहीं है। बहुत परेशानियों के बावजूद ये सरवाइव कर रहे हैं और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो देश को सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है एग्रीकल्चर के बाद में। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमें कोई सपोर्ट की आवश्यकता और फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी अवरोध हैं डिपार्टमेंटल लेवल पर, उन सारे डिपार्टमेंट्स का एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए और इस प्रकार उनको एड्रेस किया जाना चाहिए कि एक एजेंसी के पास में जितने भी डिफिकल्टीज हैं उन सारी डिफिकल्टीज को और सॉल्व करने की उनके पास अथॉरिटी हो। जितने भी विवाद हैं पुराने, उन विवादों को सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी समय पर पूरा कर दिया जाए। एक ये भी उम्मीद है इस बजट से, मुझे लग रहा है कि एमनेस्टी स्कीम आएगी तो पुराने विवादों से जितने सरकार की एनर्जी वेस्ट होती है, एंटरप्रेन्योर की एनर्जी वेस्ट होती है,
वो दूर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम आने से सरकार का खजाने में पैसा भी आएगा और इंडस्ट्री को उससे राहत मिलेगी और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में गति मिलेगी। तो मुझे लगता है ये सब होने वाला है। राजेश जी, आप भी एग्री करते हैं इस बात से कि अगर ऐसा हो तो राहत मिल सकती है? बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसे पीछे छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बजट की, और एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है सरकार को। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे शहरों में ये रेंगते हुए शहर चल रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, तो अभी सरकार को जिस तरह से गुजरात में एक धोलेरा नई एक सिटी डेवलप हो रही है, इसी तरह से नए शहरों के विकास की जरूरत है। जो पुराने शहर बसे हुए हैं उनमें भी एक बहुत नई सोच के साथ में विकास करने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट की, तो नए इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करने हैं और जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया है उनके अंदर भी जो समस्याएं आ रही है उनको भी बहुत नई सोच के साथ अप्रोच करके और उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। राजेश जी, बिल्कुल आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और निर्मल जी, अभी जिस तरह राजेश जी भी बात कर रहे थे, रेंगती हुई राजधानी, एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक फ्री जयपुर को माना जाता था, आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आता है और लोग सबसे ज्यादा इससे परेशान होते हैं। आपको लगता है ये बड़ा चैलेंज रहेगा कि इसके लिए रास्ते निकाले जाए और इसके लिए बजट पे घोषणाएं हो? टू ऐड ऑन टू हर क्वेश्चन ओनली, हम गति, विकास, गति, ये कौन सी गति है जहां आपको बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक बजट आने वाला है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारी सौगातें होने वाली हैं और सिर्फ घोषणाएं नहीं होने वाली हैं। ये ऐसी हम लोग जो भी अनाउंसमेंट्स करेंगे, घोषणाएं करेंगे, वो धरातल पर भी उतारेंगे। बहुत अच्छा समावेशी बजट आने वाला है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, समावेशी बजट, सबके लिए कुछ ना कुछ रहेगा, बहुत अच्छा बजट, हालांकि इंतजार भी करीब 40 मिनट का और रह गया। निर्मल जी, जवाब चाहेंगे सर। देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर की हम बात करते हैं तो जयपुर तो विरासत का शहर है, लघु काशी इसको इसलिए कहा जा सकता है कि टेम्पल टूरिज्म जबरदस्त देखने को मिलता है जयपुर। देखिए, गलती कहाँ हुई? गलती एक आज का नहीं है कि जयपुर में जाम एकाएक लगाओ, जयपुर रेंगती राजधानी एकाएक बन गई हो। इसके पीछे एक लंबा वो रहा है सफर। 5-6 साल में ऐसा हुआ है कि जब 5-6 साल में क्यों जाए, हम सिर्फ कोरोना की बात करते हैं। प्री कोरोना इतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं था, प्री कोरोना इससे ज्यादा ऐसी इतनी स्थितियां नहीं थी, लेकिन आफ्टर कोरोना एकदम टूरिज्म बढ़ा, टेम्पल टूरिज्म बढ़ा, लोगों की धार्मिक आस्थाएं जागी, लोग प्रकृति के नजदीक जाने लगे, तो उससे पर्यटन तो बढ़ा। और पर्यटन बढ़ने के लिए जो आकस्मिक योजना बननी चाहिए थी अदिति, वो योजना नहीं बन पाई। उसका नतीजा ये हुआ कि जयपुर रेंगती राजधानी में तब्दील हो गया। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए, खुद जो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चूंकि जयपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं, विद्याधर नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सबसे ज्यादा अगर जाम की स्थिति कहीं है तो विद्याधर नगर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जोटवाड़ा विद्याधर नगर क्षेत्र की हम बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप विश्वास मानिए, उन्होंने एक पूरा इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया कि किस तरह से जाम से राजधानी जयपुर को निजात दिलाई जाए, कहां एक सिंगल लेन वाला सिस्टम किया जाएगा, कहां किस जगह को ट्रैफिक नो ट्रैफिक जोन उसको किया जाएगा। जैसे आमेर है, आमेर की इसमें घोषणा हो सकती है, आमेर को नो ट्रैफिक जोन के तौर पर उसकी घोषणा उसमें की जा सकती है। आमेर में जो भी व्हीकल्स जाए वो आमेर एंटर नहीं होकर के उनको कुंडा खड़ा कर दिया जाए और कुंडा से इलेक्ट्रिक बस के द्वारा उनको आमेर के अंदर लाया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होनी है। नए एलिवेटेड रोड बनने हैं, कुछ अंडरपास, अगर ओवरब्रिज की बात करें, उनकी नई घोषणाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। एनएचआई से समन्वय करने के बाद किस तरह से ब्लैक स्पॉट्स को दूर किया जाए, वो भी सब होगा। लेकिन एकाएक इससे निजात मिल जाएगी, ये भी संभव नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा एक विजन इसमें किस तरह का देखने को मिलेगा दिया कुमारी का, या पूरे हम पीडब्ल्यूडी महकमे की बात करें या फिर नगरीय विकास विभाग की बात करें, क्योंकि एक ज्वाइंटली इनकी जिम्मेदारी है दोनों की। नगरीय विकास विभाग की उतनी जिम्मेदारी है, नगर निगम की उतनी जिम्मेदारी है। पार्किंग को किस तरह से ज्यादा समन्वित, ज्यादा संयोजित किया जाए, क्योंकि जहां भी देखो वहां गाड़ी लगा के पार्किंग से सारी सड़कों को रोक दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जयपुर की छवि सुधारनी होगी। परकोटे का जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें देखना होगा, सिर्फ सौंदर्यीकरण की बात नहीं करनी है, उसमें हमको किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट उसमें देखना होगा, पार्किंग का मैनेजमेंट उसमें देखना होगा, बहुत सारी बातें देखनी होंगी। वो पोल, विद्युत के पोल जिनमें हजारों तार एक साथ निकलते हैं, तो एकदम हमारी छवि को दागदार कर रहे हैं। तो उस छवि से उसको सुधारना, पर्यटन को किस तरह से बूस्ट किया जाए, बहुत ज्यादा पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उनको किस तरह से कैटर करेंगे, किस तरह से और कमरे होटल्स के अंदर होने चाहिए, बजट होटल्स किस तरह की होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो जयपुर को रेंगती राजधानी का जो एक बदनुमा टैग है उससे निजात दिलाएंगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए श्वेता, चूंकि वक्त बहुत कम है, 11 बजे तो बजट पेश ही कर देंगे, दिया कुमारी निकल भी चुकी हैं। देखिए, सब घाटे का रोना रोते हैं कि घाटा 6 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। अर्निंग की कोई बात नहीं करता, अर्निंग भी
उसके अकॉर्डिंग बढ़ी है। 20% आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। यानी हम जो बोरोइंग करते हैं, कोई भी बड़ी योजना है वो बिना बोरो के नहीं चल सकती, बिना कर्ज लिए नहीं चल सकती। चाहे हम जायका से लें, चाहे विश्व बैंक से लें, चाहे AFD फ्रांस से हम अगर बात करते हैं उससे लें, चाहे एशिया विकास बैंक से लें, या नाबार्ड से लें, या हुडको से लें, निश्चित तौर पर। तो देखिए, बार बार ये रोना पीटना कि बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया, कर्ज चुकाने की हमारी क्षमता भी बढ़ी है, हमारी अर्निंग्स भी बढ़ी है, तो उस पर तो जाना ही नहीं चाहिए। और एक दूसरी बात बता देता हूं आपको, राइजिंग राजस्थान के पीछे बहुत बड़ा विजन है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो विजन वो ये है कि राइजिंग राजस्थान से जो भी निवेश भविष्य में आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 साल का भी लंबा वक्त है, अगर हम 2 साल में भी 35 लाख करोड़ के जो MOU हैं, उनमें से 10 लाख करोड़ के MOU को भी अगर धरातल पे लेके आते हैं, तो 2027 का जो बजट होगा वो ऐतिहासिक ही नहीं, बहुत अभूतपूर्व होगा। और हम सत्ता में वापस आने का भाजपा जो बात करती है, वो रोड मैप इस बजट में भी आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। नरेश जी, अभी जिस तरह से जिक्र निर्मल जी ने किया, बहुत सही कहा कि हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि हमारे खजाने में नहीं है, हमारे पास इतना पे कर्ज है, लेकिन हम कर भी बहुत कुछ बेहतर रहे। और इस बजट में कहा भी जा रहा है कि राजस्व को बढ़ाने पर भी फोकस सरकार का रहेगा। क्या वो स्रोत हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। अब लगातार जो बात करें कि रेवेन्यू के क्या है, तो रेवेन्यू के 2-3 विकल्प ही है सरकार के पास, ज़्यादा है नहीं। लेकिन जो बात की, अभी आपने पॉलिटिकल सवाल भी पूछा और रैंक की राजधानी का सवाल भी किया, तो मेरा ये मानना है कि अभी जयपुर जो है वो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर पिछली सरकार की बात करें तो कहा जाता था कि जब कोई घोषणा होती थी बजट में, तो उसमें हर 1-2 घोषणा के बाद जोधपुर का नाम आ जाता था, और फिर जब जोधपुर के बाद नंबर आता था तो कोटा में योजना चली जाती थी। तो तब भी 2 पावरफुल सेंटर थे कि जोधपुर में के लिए घोषणा और कोटा के लिए घोषणा। अब जयपुर जो है वो पॉलिटिकल सबसे पावरफुल है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, 2 डिप्टी CM यहाँ से हैं, और इसके अलावा कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री यहाँ से है, और पावरफुल बाकी जो BJP के नेता भी। ऐसे में जो खासकर जो जयपुर एक इस तरह का एक उदाहरण पेश होना चाहिए जिसमें हम कहें कि डेवलपमेंट क्या हो, एक भविष्य की जो कह सकते हैं भविष्य का जयपुर कैसा हो, उसको लेके ज़रूर बजट में प्लानिंग होनी चाहिए। लोगों की ये मांग भी थी। रेंगता जयपुर, रेंगती जो राजधानी है, ये इस तरह की स्थिति क्यों हुई? क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमने 1-2 साल की होगी कुछ मुद्दों पर। हमने प्लानिंग भविष्य को लेके नहीं की कि आने वाले जयपुर में ये भी हो सकता है। जयपुर जो पहले 4 दीवारी तक सीमित था, वो 50 किलोमीटर में जयपुर फैला है। आज आप किसी भी इलाके में चले जाओ, चाहे आप शिवदासपुरा तक चले जाओ, चौमू तक जयपुर आता है। यहाँ पे आप अब जो जयपुर पहले ये कह सकते हैं घाट की घोड़ी तक था, वो दौसा तक टच होता हुआ नजर आता है। तो इस जयपुर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? और देखिए, हर क्षेत्र की, जैसे मैंने कहा श्वेता, राजधानी के लोगों की अपनी अलग डिमांड है, उनकी अपनी परेशानियां हैं। जो गांव के लोग हैं उनकी अपनी परेशानियां, उनकी अपनी डिमांड है। तो इन सभी चीज़ों का समावेश कैसा हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है वित्त मंत्री के सामने जो बजट पेश करेगी। और साथ में जो विधायकों को भी संतुष्ट करना है, क्योंकि हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें, समस्त विधायकों को भी है ना, उनको भी संतुष्ट करना है कि उनकी जो मांगे हैं कैसे रहें। विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने भी अपने पत्र लिखे होंगे, उनकी तरफ से भी उनकी भी 1-2 मांगे उनकी भी पूरी की जा सकती है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष को भी पूछा गया था सरकार की तरफ से कि आपके यहाँ से कोई प्रमुख मांगे हैं जो हम बजट में घोषणा कर सके। तो एक अच्छी पहल है जो होना चाहिए, और इसी तरह का बजट है वो आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, अभी जिस तरह से दिया कुमारी ने अभी संकेत दिया है कि कई घोषणाएं होंगी। हालांकि चूंकि बजट से पहले ये तो नहीं कह सकती वो कि क्या क्या घोषणा होगी, लेकिन उन्होंने कह सकते हैं कि एक जो लोगों को उम्मीद तो बनाई है कि जो कह सकते हैं कि राजस्थान का बजट है तो छोटी छोटी घोषणा हो, अच्छी घोषणा हो, और किस तरह से एक विकास का कह सकते हैं कि एक पूरा यहाँ मैप हमें दिखाई दे इस बजट में, किस तरह की उम्मीद। मुरारी लाल जी, किसान के उत्पाद पर MSP को लेकर भी बात बहुत आती है, और राजस्थान को लेकर भी दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया जाता है। क्या आपको लगता है इससे लेकर भी कुछ? जी, मैं पीलिया में रहता हूँ, बस्सी तहसील, पीलिया कसोलिया नाम सुना होगा आपने। और टमाटर के लिए और मटर के लिए स्पेशल मंडी है, वो स्पेशल जिन्स लिखा हुआ है वहाँ। मैडम, ये स्थिति है कि 3 रुपया किलो टमाटर, 6 रुपया किलो मटर बिक रही है मंडी में। अब इसकी तोड़ाई भी लगती है, तोड़ाई मटर को तोड़ने में आप सही मानना मैडम कम से कम
3 रुपए किलो की तुड़ाई लगती है। आपकी बात पे कुछ देखिए बिल्कुल श्वेता, मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें, देखो किसान को सशक्त करने के लिए इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण जो घोषणा है संभव है और मेरे को लगता है तय है, वो घोषणा वो है फसल संरक्षण या फसल प्रोत्साहन योजना। जिस तरह से मुरारीलाल जी कह रहे हैं, मैं उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जिस तरह की चर्चाएं पिछले दिनों डिपार्टमेंट में चल रही थी, उसमें यह था कि जिस दिन राजस्थान के जिस भी सूबे के अंदर, जिस भी क्षेत्र प्रांत के अंदर जो फसल सबसे ज्यादा होती है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। जो फसल बहुत ज्यादा हो रही है और ये माना जा रहा है कि उसके दाम कौड़ियों के मिलेंगे, उसको सरकार एक प्रोत्साहन योजना सरकार इस बजट में लाने जा रही है, जिसमें जहां ज्यादा फसल होगी उसको उतनी प्रोत्साहन राशि उस किसान को दी जाए ताकि उसको नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज और बता दूं, देखिए अभी जो ब्याज मुक्त फसली ऋण जो दिया जा रहा है वो 22,500 करोड़ का दिया जा रहा है, यानी 30 लाख किसान उसमें कवर हो रहे हैं। उस पर 10 लाख नए किसान जोड़ने के लिए 256 करोड़ रुपए का नया प्रावधान आज देखने को मिल सकता है, ताकि ज्यादा किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिले और उससे फायदा ये होगा ना तो सूदखोर की शरण में उसको जाना पड़ेगा, उसको खाद बीज की उपलब्धता होगी। दूसरी चीज, एमएसपी के ऊपर जो बोनस अभी 150 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, वो 200 रुपए प्रति क्विंटल करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी और माना जा रहा है कि इस बजट में उसकी घोषणा बिल्कुल संभव हो जाती है तो राहत मिलेगी। मुरारीलाल जी। जी मैडम, ऐसा है कि एमएसपी एक मुद्दा है और ये ऐसा बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरा मुद्दा ये किसान के सामने कि एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। अब आप देखोगे कि बाजरे की फसल गई थी, उसमें मेरे ख्याल से 2200 से ऊपर है एमएसपी का, लेकिन मंडी में बाजरा बिका जब जैसे फसल आती है, निर्मल जी आपका नाम शायद 1600-1700 में बाजरा बिकता है और उसके 1 महीने बाद जब फसल का टाइम निकल जाता है, किसान के हाथ से निकल जाता है, तब भाव बढ़ जाता है और तब जाके सरकारी खरीद में चालू होती है। एक मुद्दा ये भी है मैडम। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं आपसे समय लूंगा जी कि आप ऐसा है कि जिस तरह से किसान की जमीन सड़क के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए चली जाती है और वो खुशी की बात है, सार्वजनिक काम के लिए जमीन जाती है किसान की, उसको डीएलसी रेट पे मुआवजा मिल जाता है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसका विपरीत मुद्दा भी सोचो आप, किसानों के खेत के बीच में सरकारी जमीन सिवायचक पड़ी हुई है, किसान का कब्जा है, वो किसान खेती करता है। यदि उस जमीन को जो गैर मुमकिन नाला और सिवायचक जमीन के रूप में सरकारी जमीन है और तीनों तरफ उसके किसान की जमीन है, उस जमीन को सरकार डीएलसी रेट लेकर और किसान के खेत खाते में चढ़ा देना, तो इससे क्या है कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी और किसान को भी वो झंझट दूर होगा। बिल्कुल। और तीसरी मैडम और बता दूं समस्या में आपको कि खेत में किसान, जैसे मैंने करीब 140 गज का मकान बना रहा है। हर कोई आश्वस्त है इस बजट को लेकर। और निर्मल जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि अभी जब दिया कुमारी भी मीडिया से बातचीत की, उन्होंने एक बात कही कि हमारा जो बजट है वो लोक लुभावन नहीं है, हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करेंगे, हम वही बातें करेंगे जिसे हम जमीन पर ला सके। और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष भी था। लेकिन एक अहम सवाल ये भी, जिस तरह से हम राजधानी की बात कर रहे हैं और नरेश जी ने भी ये बात कही, आपसे भी चर्चा में ये बात आई कि हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि अब हम ये कहते हैं कि जब राजधानी की ये हाल है तो राज्य के दूसरे शहरों के क्या हाल होंगे, यानी राजधानी में ही वो सुविधाएं नहीं है। आपको लगता है कि इस बार फोकस राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर या दूसरी चीजों को लेकर हो सकता है? क्योंकि जिक्र बार बार होता है सीएम यहाँ से, डिप्टी सीएम यहाँ से, सब कुछ राजधानी पर ही फोकस है और राजधानी ही ऐसी है जहां पर समस्या है सबसे ज्यादा। और विधायकों की बात थी तो विधायकों की मांग की बात है, उनको संतुष्ट करने की बात है, तो किरोड़ी मीणा जी कैसे संतुष्ट होंगे सर इस बजट से? देखिए, पहले तो अगर राजधानी की बात करें, जैसा श्वेता आपने पूछा, तो निश्चित तौर पर राजधानी को लेकर एक प्लान तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है कि 2047 में जब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं, विकसित भारत के साथ, तो वो राजधानी का स्वरूप किस तरह का होगा उस समय। और प्रतिवर्ष राजधानी में जिस तरह से 10% की दर से जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि माइग्रेटरी लोग बहुत आते हैं, जो भी आ रहे हैं वो बिजनेस के लिए आए, व्यवसाय के लिए आए, नौकरी के लिए आए, आसपास के क्षेत्रों से राजधानी में आते हैं, तो उनको किस तरह से यातायात की सुविधा दी जाए। क्योंकि हर एक आदमी आ रहा है अपने साथ एक वाहन यहाँ पर रखता है, रेलवे स्टेशन पे वाहन, वो उतरता है, अपना वाहन लेता है, ऑफिस जाता है, वापस वहां खड़ा कर देता है। यानी कि 30 लाख से ज्यादा वाहन राजधानी के अंदर ऐसे हैं जो बिना किसी काम के यहाँ पर हैं। अगर उनको हम मेट्रो की प्रॉपर सुविधा दें, उनको हम इलेक्ट्रिक बसों की निःशुल्क सुविधा दें कि वो पर्टिकुलर जगह पर उतरें, वहां से अपने गंतव्य तक जाएं, तो स्मार्ट ट्रैफिकिंग की जो व्यवस्था है वो हो सकती है। तो इसके ऊपर विचार चल रहा है, किस तरह से नए एलिवेटेड रोड होंगे, मेट्रो के कौन से रूट्स होंगे, उन तमाम बातों को लेकर इसके ऊपर तमाम बातें देखी जा रही हैं। रही अदिति आपके सवाल की बात की, किरोड़ीलाल मीणा का देखिए पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर उसको लेकर के पार्टी में काफी कुछ देखने को मिला, लेकिन सब कुछ शांत नजर आता है। खास कारण यह है कि किरोड़ी, जैसा हम कह सकते हैं, वो कहते हैं ना तो कई चीजें उगलते बनती है ना निगलते बनती हैं, किरोड़ी लाल भी एक ऐसे फैक्टर है कि वो सच को सामने भी लाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है, डेडलॉक टूट गया है, बातचीत हो गई है, गतिरोध खत्म हो गया है, लेकिन क्या आज जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष
सुनेगा या फिर वही तस्वीर देखने को मिल देखिए, सकती है? विधानसभा के जो नापक्ष है उसमें कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है अभी टीकाराम जूली के नेतृत्व में, और पूरी रणनीति तैयार होगी। लेकिन जो हमें सूचना मिली उसके अनुसार जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई होगी, सबसे पहले टीकाराम जूली है वो किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा उठाएंगे और सरकार से जवाब देने की मांग करेंगे। और जो चूंकि सर्वदलीय बैठक हुई थी 2 दिन पहले, उसमें तय हुआ था कि सरकार की तरफ से जवाब दिला दिया जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब टीकाराम जूली मांग करेंगे तो उसके बाद अध्यक्ष है वो व्यवस्था देंगे कि कल सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर सदन में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद विपक्ष है वो शांत होगा और फिर जो वित्त मंत्री है वो अपना भाषण पढ़ पाएगी। लेकिन ये तय है कि वित्त मंत्री को भाषण तभी पढ़ने देगा विपक्ष जब ये व्यवस्था दे दी जाएगी कि किरोड़ी मीणा के मुद्दे पर सरकार सदन में जवाब दे देगी। और यही जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी तय हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेडलॉक तो टूट चुका है, लेकिन पटकथा जैसे लिखी गई है वो पटकथा उसी तरह से शुरू होगी, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि उनकी जो आवाज है वो पुरजोर तरीके से सदन में सुनाई दे। और साथ में सरकार से जो जवाब मांगा है, भले ही वो आज जवाब नहीं हो सकता क्योंकि आज सिर्फ बजट भाषण होगा, तो आज सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन जो स्पीकर है वो व्यवस्था दे देते हैं और स्पीकर की व्यवस्था पर जो विपक्ष है वो उनको कह सकते हैं हाँ होनी होती है। उसके बाद वो शांतिपूर्ण तरीके से बजट भाषण सुनेंगे। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे निर्मल जिस वक्त? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की जो बात की थी अदिति ने, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। देखिए, सवाई माधोपुर को लेकर किरोड़ी लाल मीणा चूंकि स्थानीय विधायक है वहां के, उनकी कुछ मांगे नहीं है कि एक तो अवैध खनन, बजरी का जो अवैध खनन वहां कैसे रोका जाए, उसको लेकर सरकार एक घोषणा इस बजट में ये कर सकती है। जिस तरह की चर्चाएं पिछले दिनों चल रही थी कि अभी तक सवाई माधोपुर के अंदर जो खनिज अभियंता स्तर का पद है उसको वहां उठा करके वहां एसएमई को वहां पर एक नया पदस्थापन किया जाए कि उसको अधीक्षण अभियंता क्षेत्र वहां घोषित किया जाए, एक नए जोन के तौर पर किया जाए, ताकि वहां पर जितने भी अवैध खनन की जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। दूसरा यह था कि चूंकि वाइल्ड लाइफ पर्यटन को लेकर बहुत कुछ होता है, तो वहां हर्बीवोर डेवलपमेंट सेंटर की सरकार वहां घोषणा कर सकती है और वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की घोषणा कर सकती है, क्योंकि आसपास के जो टाइगर रिजर्व के आसपास के जो क्षेत्र है वहां के बहुत कम लोगों को रोजगार मिला हुआ। यही कारण है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या तो बाघ को वो मार देते हैं या बाघ उन्हें मार देता है, इस तरह की घटनाएं वो रुके। तीसरा जो सबसे खास बात यह है कि एक सरकार एक घोषणा करने जा रही है इस बजट में, जिस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है उसमें यह है कि एक फेस्टिवल सर्किट बनाने जा रही है सरकार। उसमें सवाई माधोपुर एक अहम पार्ट के तौर पर उसमें देखा जाएगा। सवाई माधोपुर की उस फेस्टिवल सर्किट से सवाई माधोपुर, पुष्कर, जयपुर, ये तमाम भरतपुर, क्योंकि पूछरी का लौटा को लेकर के मुख्यमंत्री खुद बहुत ज्यादा संजीदा रहे, तो उसको लेकर के वहां घोषणा की जा सकती है। और एक जो सबसे अहम घोषणा वो ये है कि चूंकि रणथंभौर को लेकर के लगातार बातें हो रही थी कि रणथंभौर को कैसे विकास किया जाए, एग्जॉस्ट पोजीशन आ रही है वहां पर, तो जल्दी इस बजट के अंदर वन और वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो सरकार मध्य प्रदेश के साथ जो एमओयू किया जाएगा, 400 किलोमीटर लंबा जो चीता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसकी भी घोषणा इसके अंदर की जा सकती है, ताकि कहीं ना कहीं सवाई माधोपुर को लेकर जो किरोड़ी लाल मीणा की जो मांगे उनको कम से कम संतुलित किया जा सके। बिल्कुल, उन्हें भी संतुष्ट किया। क्या किरोड़ी मीणा की जो मांगे है वो सवाई माधोपुर तक सीमित है या उनका क्षेत्र तो दौसा भी है, अन्य भी है, वहां पे भी उनकी कुछ मांगे होगी? और दूसरी बात, उनके विभाग को भी कुछ मिलेगा क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आप देखिए निश्चित तौर पर उनके विभाग को जरूर मिलेगा। कृषि पर तो सरकार का पूरा फोकस है, कृषि और अगर हम सहकारिता की बात करें तो दोनों पे बहुत फोकस है। लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह से देखें, अदिति भी मेरी बात पे इत्तेफाक रखेंगे।